हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर डीके स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम आ चुके हैं फिर से आपके बीच में क्लास 10। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम जानेंगे एक और नया टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से इसमें से तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यस, तो इसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। यानी आज हम बात करेंगे कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कार्बन कंपाउंड के, ठीक है। अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं कवर किए हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसके पहले लगभग 8 लेक्चर बन चुके हैं। 8 लेक्चर आप कवर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा समझना चाहते हैं, हर एक बातें क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 8 लेक्चर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका साथ हमारा साथ बना रहे, ठीक है। यस, तो चलिए स्टूडेंट फटाफट लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यस, कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड के, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे, इसमें आपको जो पढ़ना होगा लगभग 4 प्रॉपर्टी आपको देंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कुछ ऐसा। पहली प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं दहन, ठीक है। क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी की बात होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। थर्ड की बात करें, थर्ड में होता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। एंड एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कुछ ऐसा। तो स्टूडेंट ये 4 प्रॉपर्टी है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप ये चारों प्रॉपर्टी कवर कर लेते हो तो लगभग आपका लगभग 3 से 4 नंबर तो क्लियर हो ही जाएगा और इसमें से हर साल क्वेश्चन बनते हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम बता दें आपको कि अगर दहन है तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले दहन में कुछ और बातें होती हैं। दहन की अगर हम बात करते हैं तो दहन में ईंधन से तात्पर्य होता है ईंधन, ठीक है। क्या मतलब होगा? ईंधन। और ईंधन जो होता है वह कहीं न कहीं ईंधन में 2 तरह से चीजें आती हैं देखने को मिलेंगी। एक होगा कोयला और दूसरा होगा पेट्रोलियम, ठीक है। क्या होगा? कोयला और क्या होगा? पेट्रोलियम। इनका जो प्रारूप बनेगा कोयला और पेट्रोलियम का, वह बनेगा ज्वाला, ठीक है। स्टूडेंट आपको बता दें, ज्वाला अगर आप पढ़ेंगे तो ज्वाला में आपको 2 तरह से मिलेगा। क्या क्या? एक होगा ज्वाला में नीली ज्वाला, ठीक है, नीली ज्वाला। और एक होगा ज्वाला में पीली ज्वाला, ठीक है। कुछ ऐसा। नीली ज्वाला बोलते हैं अदीप्त ज्वाला भी कह सकते हैं, अदीप्त, इसमें प्रकाश का अभाव हो, ठीक है। पीली ज्वाला को बोल सकते हैं दीप्त ज्वाला, ठीक है, जिसमें प्रकाश हो। इतनी सारी बातें, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट हम इनका एक एक का डिटेल देंगे। मतलब यहाँ पे दहन क्या है, हर एक बातें आपको समझाएंगे पूरा A to Z, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से दहन से लेकर के, ठीक है। तो हेडिंग लगा है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे दहन को लेकर के, ठीक है। यस।
तो चलिए तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दहन को लेकर, ठीक है। अब ये दहन क्या है जरा समझें। दहन जिसे कहेंगे कंबस्टन, ठीक है, कंबस्टन्स, कुछ ऐसा। अब ये दहन क्या होता है जरा समझें। दहन यानी आप जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ जलता है, ठीक है, अगर कोई पदार्थ जलेगा तो क्या करता है, ऊष्मा देता है और क्या करता है, कुछ ऊर्जा देता है। यानी हम कोई भी पदार्थ जलाते हैं तो उसके माध्यम से ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बता दें कार्बन भी निकलता है, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो उसकी जो प्रोसेस है, यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलता है या किसी पदार्थों के जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। तो अगर कोई पदार्थ जलेगा तो कैसे जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये होगा, इसका अगर हम परिभाषा की बात करेंगे स्टूडेंट, आप लिख सकते हैं किसी पदार्थ का O2 की उपस्थिति में जलने की क्रिया को दहन कहेंगे। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो इसका परिभाषा ऐसे बनेगा, O2 की उपस्थिति में क्या बनेगा, O2 की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया, दैट मीन्स प्रोसेस, को दहन कहते हैं, ठीक है। O2 की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी अगर कोई पदार्थ जलेगा तो O2 आवश्यकता है, ठीक है। यस, तो अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के, दैट मीन्स आपको बता दें कि अगर कोई पदार्थ जलता है तो क्या होता है। जैसे हम मेथेन की बात करते हैं, दैट मीन्स CH4, ठीक है। और ये जब जलेगा तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर मिलेगा O2 के साथ साथ यहाँ मिल जाएगा फटाफट सबसे पहले कार्बन यहाँ से निकलता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ मिलेगा H2O, कुछ जल की मात्रा। और आपको बता दें स्टूडेंट यहाँ पे साथ ही साथ आपको मिल जाएगा ऊष्मा प्लस प्रकाश, ठीक है, ऊष्मा एंड क्या मिलेगा, प्रकाश। इतनी बात है, ठीक है, कुछ ऐसा। और अगर हम कुछ और बात करते हैं तो यहाँ पे दैट मीन्स कार्बन की ही बात कर लें, कार्बन प्लस O2 क्या मिलेगा, CO2 प्लस क्या मिलेगा, ऊष्मा प्लस प्रकाश, ठीक है। जब जब कोई पदार्थ जलेगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा और कुछ जल का वाष्प, कुछ ऊष्मा और कुछ क्या होगा, प्रकाश मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्टूडेंट C2H5OH, ठीक है, दैट मीन्स इथेनॉल यानी कि एल्कोहल, ठीक है। ये भी जब ऑक्सीजन में डालेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा एंड प्रकाश, ठीक है, कुछ ऐसा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और समझें, कंबस्टन दैट मीन्स दहन। दहन का मतलब है जलने की क्रिया। किसकी जलने की क्रिया, एक पदार्थ। अगर कोई पदार्थ जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हम उस क्रिया को बोलेंगे दहन, ठीक है। यानी एक प्रोसेस होती है, जैसे आप देख सकते हो कि यह मेथेन है जो कि जल रहा है, मेथेन जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिल रहा है, ऊष्मा और क्या मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। तो इसमें स्टूडेंट आप चाहो तो एक बात और जोड़ सकते हो, दहन के फलस्वरूप ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। दहन के फलस्वरूप ऊष्मा व प्रकाश क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक और बात आपको बता दें स्टूडेंट। तो चलिए, एक यहाँ पे स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट बात आता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। आप सुने होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सुने हैं क्या, यस, आप सुने होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
जब जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात होगी, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात होगी, यानी किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब हम दहन कराते हैं तो वहाँ पर जब दहन होता है तो यहाँ पर स्वच्छ ज्वाला क्या निकलता है, स्वच्छ ज्वाला। आप जानते हो कि जब भी हम दहन की क्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा, ज्वाला निकलेगा। यानी वहाँ पे स्वच्छ ज्वाला निकलता है किस पोजीशन में, जब हाइड्रोकार्बन कैसा हो, सेचुरेटेड हो। अब इसमें रीजन क्या है, आखिर में ऐसा क्यों होता है, आखिर में यह हो, मैं आपको बता दूं, जब जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जब जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो वहाँ पर उसका होता है पूर्ण दहन, और जब जब किसी भी पदार्थ का पूर्ण दहन होगा तो वहाँ पर जो ज्वाला निकलेगा वो पूरा साफ दिखेगा, कहीं भी धुंधला नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन में पूर्ण दहन होने के कारण, क्या लिखेंगे, पूर्ण दहन होने के कारण, ये मेन रीजन है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पोजीशन में स्वच्छ ज्वाला निकलता है, और स्वच्छ ज्वाला का रीजन होता है क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट आप सेचुरेटेड तो जानते ही हो, जैसे सेचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड वाला, दैट मीन्स ऊपर दिया है CH4, आप जानते हो CH4 का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स क्या होगा, C सेंट्रल एटम, यहाँ पे H होगा, यहाँ क्या होगा, H होगा, यहाँ क्या होगा, H होगा, यहाँ क्या होगा, H होगा। इसका क्या कराए हैं, दहन, दैट मीन्स O2, क्या मिला था, यहाँ से O, यहाँ से C निकला था CO2, ठीक है, और यहाँ क्या निकला था, H2O, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या मिला था, CO2 प्लस क्या मिला था, H2O, क्या हो गया इसका सर, दहन हो गया, क्या हो गया, दहन हो गया। तो इस दहन के पोजीशन में ये कौन सा है, यही है सेचुरेटेड, क्या है, सेचुरेटेड। तो जब जब कोई सेचुरेटेड होगा तो यह प्रोसेस आएगा, और यहाँ पे जो ज्वाला निकलेगा, यानी जो ज्वाला निकलेगा, यानी जो ज्वाला निकलेगा वही होगा फ्रेश ज्वाला, यानी वही होगा साफ ज्वाला। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी जब जब सेचुरेटेड है क्या आ जाएगा, एक फ्रेश ज्वाला निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे होता है पूर्ण दहन। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट अगर इसको ध्यान समझें तो सेचुरेटेड का एक उल्टा होता है अनसेचुरेटेड। ठीक है, जिसमें दो तरह से बॉन्डेड बनता है, जैसे एथीन हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, यानी एथीन के पोजीशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, एथाइल के पोजीशन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, एथाइन के पोजीशन क्या होगा, सॉरी एथाइन के पोजीशन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एथीन एथाइन, तो जब एथीन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, और एथाइन होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ ऐसा। तो जब जब अनसेचुरेटेड की बात आएगी, यानी यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जब हम अनसेचुरेटेड की बात करेंगे, अनसेचुरेटेड की बात करेंगे तो अनसेचुरेटेड के पोजीशन में क्या होता है, जब दहन कराते हैं तो दहन के प्रोसेस में, दहन के प्रोसेस में जो ज्वाला निकलता है वह धुंधला या काला बोल सकते हैं, काला धुंधला कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब फ्रेश नहीं होता है। ठीक है, कचड़े जैसा होता है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है, क्या क्या रीजन होता है कि यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं होता, पूर्ण दहन नहीं होता। ठीक है, कुछ ऐसा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और चलिए मुझे लगता है पूरा आपको क्लियर हो गया कि वास्तव में दहन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें दहन में कुछ और बातें करेंगे। यानी दहन से क्या जुड़ा है, दहन से जुड़ा है ईंधन, यानी दहन किसका हो रहा है। ठीक है, क्या जल रहा है, और वहाँ पे ईंधन का मतलब क्या होगा, और ईंधन में दो बातें और आएगा, कोयला और पेट्रोलियम। अब इसका मतलब क्या है, और इसमें बनता है ज्वाला, अब ये ज्वाला का मतलब क्या है, तब यह खत्म होगा दहन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बढ़ेंगे अगले केमिकल प्रॉपर्टी की ओर। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि दहन के अंतर्गत ईंधन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यस, तो यहाँ तक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे ईंधन को लेकर। ठीक है, अब ईंधन क्या होता है जरा समझें। ईंधन भी एक तरह का पदार्थ होता है, आपने इसके पहले देखा है दहन, यानी एक पदार्थ जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, एक क्रिया होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है,
और जहाँ पे ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, ठीक है। ईंधन क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जो पदार्थ जिनका दहन होता है, यानी दहन के बाद वो क्या करता है? ऊर्जा देता है, उसको हम कहते हैं ईंधन, ठीक है। ईंधन का स्पेलिंग होता है फ्यूल। आप जानते हो, आप सुनेंगे पेट्रोल वगैरह, ठीक है। आपके घरों में एलपीजी गैस होगा जिसमें खाना बनाते हैं। तो जो भी पदार्थ सॉरी, जो भी पदार्थ ऊर्जा देता है, किसके दौरान? दहन के दौरान। यानी खुद जलता है लेकिन क्या देता है? ऊर्जा देता है, उसे ईंधन बोलते हैं। जैसे पेट्रोल जलता है तो गाड़ी चलती है, डीजल जलता है, बड़े बड़े कारखाने में क्या चलता है? गाड़ी चलती है, ठीक है। या मशीन, आप सुने होंगे पुराने समय कोयला सिस्टम होता था, कोयले से तमाम, जैसे आप कोयले से तमाम चिमनियों में, कारखानों में मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए, या इसके अलावा आपके घरों में पुराने समय में क्या था, अभी भी कई जगह होता है कि कोयले का यूज हम इस्त्री करने के लिए, कपड़े को इस्त्री करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ईंधन का बहुत ज़्यादा महत्व है आज के दैनिक जीवन में, या प्राचीन के दैनिक जीवन में। हर समय में ईंधन का क्या है? बहुत ज़्यादा महत्व है। यस, तो ईंधन साफ साफ स्पष्ट है, इसमें ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, ईंधन की परिभाषा। ईंधन का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ आप लिखोगे वे पदार्थ, क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप, जो दहन के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। ऊर्जा प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप ऊर्जा प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। जैसे कोयला, ये तो आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? चारकोल, ठीक है। एलपीजी, घरों में जो जल रहा है। सीएनजी, प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम, डीजल वगैरह आदि, ठीक है। पेट्रोलियम, ईटीसी, तो बहुत सारे हैं जो कि ईंधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी हर एक पदार्थ जो क्या करे? ऊर्जा दे। कैसे दे? जब उनका हम दहन कराते हैं, ठीक है। यानी जब जब दहन होगा, ऊर्जा मिलेगा, तब तक वह ईंधन कहलाएगा, ठीक है। यस, कुछ और बातें इसमें हो जाए, कुछ और बातें। यस, इसमें एक शब्द आता है जीवाश्म ईंधन। क्या आता है? एक शब्द आता है जीवाश्म ईंधन। अब ये क्या है जरा समझो। एक शब्द आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, आपको बता दें स्टूडेंट, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है, जीवाश्म का मतलब ही होता है, जीवाश्म का मतलब ही होता है पौधे, जीव जंतु एवं वनस्पति से, ठीक है। पौधे एवं जीव जंतु से, ठीक है, कुछ ऐसा। यानी जीवाश्म मतलब किसे? पौधे एवं जीव जंतु से। तो ये बात तब की है, लगभग आप सुने होंगे कि कई वर्ष पहले, कईयों 100 वर्ष पहले, यानी लंबे समय वर्ष पहले की बात है कि भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जब कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या हो गए? सब के सब पृथ्वी के नीचे दब गए, चट्टानों के नीचे दब गए, कई परतों के नीचे दब गए। तो वहाँ पे उनके विघटन के फलस्वरूप, यानी चट्टानों के परतों के नीचे जो दबे हुए चीज़ हैं, जो दबे हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति हैं, उनके विघटन के फलस्वरूप, वहाँ से जीवाश्म ईंधन, यानी कि ईंधन मिले, जिसका नाम दिया गया जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म का मतलब है पौधे एवं जीव जंतुओं से, ठीक है। यानी पौधे एवं जीव जंतु कैसे मिलेगा? डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा? जब इनका विघटन होगा। कैसे? इनको ऊष्मा दिया जाएगा, ऊर्जा दिया जाएगा और दाब दिया जाएगा, ठीक है। यानी किसी पदार्थ को जब दबाते हो पृथ्वी के अंतर्गत, तो क्या होता है? थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। तो ये तो कईयों 100 वर्ष पहले की बात है। कईयों 100 वर्ष नीचे दबे रहने के कारण जो पृथ्वी के ऊपर के परत का जो दबाव पड़ा,
और जो उसका उष्मा पड़ा उसके कारण उनका विघटन हो गया, और वहाँ से आपको बता दें स्टूडेंट, वहाँ से वह विघटन के फलस्वरूप जो ईंधन में कन्वर्ट हुआ, जैसे कोयला कह सकते हैं या इसके अलावा पेट्रोलियम कह सकते हैं। तो ये जो कोयला है या जो पेट्रोलियम है, इसी को बोला गया जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यस। अब हम बात करेंगे जीवाश्म ईंधन में, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन जो होता है कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोयला क्या है और पेट्रोलियम क्या है, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले स्टूडेंट आपको एक बात बता दें, यहाँ पे ईंधन के अंतर्गत कुछ ईंधन जिनमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कुछ ईंधन जिनमें कार्बन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोयला और चारकोल दो ऐसे ईंधन हैं जिनमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इनको डायरेक्ट हम जलाए तो आराम से कार्बन फटाफट निकल, मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो कार्बन की मात्रा साफ साफ दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इनको हम जलाते हैं तो उसके फलस्वरूप कुछ कार्बन की मात्रा मिलती है, बस यही फर्क है। तो कह सकते हैं स्टूडेंट कि इसमें इन पूरे में कोयला और चारकोल ऐसे ईंधन हैं जिनसे या जिनमें कार्बन मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बट इनके अलावा जो भी एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, कैरोसिन या पेट्रोलियम, ये जो भी ईंधन है इनके अंतर्गत कार्बन पाए जाते हैं संयुक्त अवस्था में। यानी कार्बन दो तरह से पाए जाते हैं, दो अवस्था में पाए जाते हैं, या तो कार्बन मुक्त अवस्था में होगा या तो कार्बन संयुक्त अवस्था में होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कोयला और चारकोल दो ऐसे ईंधन है जिनके अंतर्गत कार्बन क्या पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में, यानी फ्री कार्बन होते हैं। और यहाँ पे ये जो बच रहे हैं इनमें कार्बन पाया जाता है संयुक्त अवस्था में। ठीक है, कुछ ऐसा। तो चलिए अब हम फटाफट स्टूडेंट यहाँ पे जीवाश्म ईंधन में दो प्रमुख ईंधन की बात करने वाले हैं। यानी आप चाहे तो लिख सकते हैं कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोयला एंड पेट्रोलियम को प्रमुख जीवाश्म ईंधन माना गया है, या डायरेक्ट लिख सकते ईंधन है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कोयला और पेट्रोलियम प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ हम बात करेंगे कोयला का मतलब क्या होता है और पेट्रोलियम की बात करूँ। ठीक है, तो दोनों की हम बात कर लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रॉपर्टी पे। ठीक है, यस। तो हेडिंग लगा ले स्टूडेंट, कोयला का मतलब क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करेंगे कोयला। ठीक है, कोयला कहते हैं, कोल कहते हैं। ठीक है, अब ये कोयला क्या है ये कौन नहीं जानता, ये तो हर कोई जानता है कोयला का मतलब क्या है। ठीक है, कोयला सभी ने देखा होगा। इसमें आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, CH&O। ठीक है, यानी जो कोयला होता है या CHO का मतलब क्या, जरा समझें। CHO का मतलब होता है, CHO का मतलब, वैसे तो चो लग रहा है, तो CHO का मतलब ये होता है कि जो कोयला है यानी जो कोल है, वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का जटिल मिश्रण यौगिक होता है। यानी कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिल करके क्या बना होता है, कोयला बना होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो, आप लिख भी सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो कोयला कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, यौगिकों का जटिल मिश्रण, ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोयला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए एक बात और, इसमें अगर देखा जाए तो कुछ और बातें आएंगी। ठीक है, जो कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या इन्हीं तीनों का ये बन सकता है, नहीं। इसके अलावा
इस यौगिकों में, इस जटिल मिश्रण में नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकते हैं, ठीक है। कार्बन के मुक्त में, यानी जो कार्बन होता है मुक्त अवस्था में होता है, तो इसका जो मिश्रण होगा, इसका जो यौगिक होगा जिससे बना है, जो मिश्रण बना है, इसके अलावा दो चीज नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकता है। तो आगे आप चाहो तो लिख सकते हो, इसमें नाइट्रोजन मुक्त कार्बन के साथ, ऐसे लिखेंगे, मुक्त कार्बन के साथ, इसमें मुक्त कार्बन के साथ, ठीक है, मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर भी होते हैं, कुछ ऐसा। मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी कोयला में CHO याद रखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों के जो यौगिक बनेगा, उसका जो जटिल मिश्रण, जटिल मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मिश्रण जो बन रहा है, उसी को हम कोयला बोलते हैं। और एक बात और है कि इसमें मुक्त कार्बन के साथ साथ दो परमाणुओं का यौगिक जिसे कहेंगे नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसमें बात करते हैं कि जो कोयला होता है आखिर वो बनता कैसे है, सिंपल सी बात। तो अभी हमने बताया है कि कोयला बना है ईंधन से, यानी कोयला क्या होता है, प्रमुख ईंधन होता है। तो ईंधन आया कहाँ से, विघटन से। यानी अगर कोई ईंधन है तो लगभग देखा है तो आपको बता दें जमीन के नीचे से लगभग ईंधन की प्राप्ति, कुछ ऐसा। तो जो ईंधन होता है, मुख्यतः ईंधन जो कोयला की बात हो रही है, वो कहीं न कहीं विघटन से ही बन रहा है। तो वह जो विघटन होता है वह होता है पौधों का, फर्न का, हार्न पौधा या फर्न बोल सकते हैं, इनके विघटन के फलस्वरूप कोयले की प्राप्ति होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आप चाहो तो स्टूडेंट नीचे लिख सकते हो, ना तो लिख लो, यस, कोयले की प्राप्ति, नीचे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोयले की प्राप्ति पौधों कामा फर्न तथा पेड़ों के विघटन से होती है, पेड़ों के विघटन से होती है, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दब गए थे, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दब गए थे, ठीक है। एक और मिलाएंगे, कोयले की प्राप्ति पौधों, फर्न तथा पेड़ों के विघटन से होती है, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे दब गए थे, ठीक है, यस। तो ये रहा कोयले के बारे में, ये रहा एक ईंधन के बारे में जिसका नाम है कोयला, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोलियम, एक प्यारा सा ईंधन जिसका नाम होगा पेट्रोलियम, जो हर कोई जानना चाहेगा पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है, यस, यहीं हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम। तो चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, तो पेट्रोलियम का मतलब होता है कच्चा तेल, या बोल सकते हैं अपरिष्कृत तेल, ठीक है। आइए बताते हैं कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल का मतलब क्या होता है। तो ये कहने की मतलब पृथ्वी के नीचे से, ठीक है। तो पृथ्वी में या कुछ स्थानों पर देखा गया है कि चट्टानों के नीचे, हर जगह नहीं, कुछ स्थानों पर चट्टानों के नीचे गाढ़ा चिपचिपा गहरे रंग का एक द्रव पाया गया, ठीक है। गाढ़ा चिपचिपा गहरे रंग का एक द्रव पाया गया, जिसमें मुख्यतः C1 से लेकर के C40, क्या बोलेंगे, जिसमें मुख्यतः C1 से लेकर के C40 तक का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। यानी एक बार और समझेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर चट्टानों के नीचे गाढ़ा चिपचिपा एवं गहरे रंग का
एक द्रव पाया गया जिसमें C1 से लेकर के C40 तक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। इस द्रव को, जो द्रव है, इस द्रव को अपरिष्कृत तेल या कच्चा तेल के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? इस द्रव को, जो द्रव पाया गया, उस द्रव को बोला गया अपरिष्कृत तेल, अपरिष्कृत तेल, या यूं बोल सकते हैं कच्चा तेल। क्या बोलेंगे? कच्चा तेल। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी जो द्रव पाया गया जिसमें C1 से लेकर के C40 तक क्या था? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार के द्रव बोला गया अपरिष्कृत तेल या कच्चा तेल, या यूं बोल सकते हैं पेट्रोलियम। क्या बोल सकते हैं? पेट्रोलियम। तो ये टोटल मिलाकर के किसका काम करेगा? ये काम करेगा ईंधन का। ये तो आप जानते ही। ठीक है, तो चले स्टूडेंट कुछ और इसमें लॉजिक वाली बात हो जाए। फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो जो पेट्रोलियम है दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पेट्रोलियम है, अगर हम शॉर्टकट देखें तो आपको बता दें, जो पेट्रोलियम है स्टूडेंट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। जो शब्द वो लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है पेटरा, ठीक है, और एक लैटिन शब्द है ओलियम। ठीक है, पेट्रा धन ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा धन ओलियम। ये दोनों शब्द क्या है? लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एक है पेट्रा, एक है क्या है? ओलियम। ठीक है, अब पेट्रा का मतलब होता है, पेट्रा का मतलब होता है कच्चा। पेट्रा का मतलब होता है नो, क्या होगा जी? चट्टान ना। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान। ठीक है, और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चट्टानों के नीचे पाया जाने वाला तेल क्या कहलाएगा? पेट्रोलियम। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये रहा शॉर्टकट तरीका। आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, पृथ्वी के नीचे या चट्टानों के नीचे, पृथ्वी के अंदर चट्टानों के, पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे, ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। पृथ्वी के भीतर, ठीक है, चट्टानों के नीचे, चट्टानों के नीचे पाया जाने वाला एक लिक्विड, एक द्रव, कच्चा तेल, कच्चा तेल, या यूं बोलेंगे अपरिष्कृत, 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 अपरिष्कृत तेल पेट्रोलियम कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा स्टूडेंट आपका पूरा मतलब। आप आसानी से इस तरह से भी जान सकते हैं और इस तरह से भी जान सकते हैं। ठीक है, एक बार स्टूडेंट आपको रिवाइज करा देते हैं पूरा पेट्रोलियम के बारे में। यस, पेट्रोलियम दैट मीन्स आप जानते हो कि यह एक ईंधन होता है। कोयला के दूसरा क्या होता है? ये पेट्रोलियम ईंधन होता है। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो शब्द होता है, यह इसमें अगर देखा जाए तो एक प्रकार का द्रव होता है। वो द्रव कैसा होता है? गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, गहरे रंग का होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के कुछ स्थानों पर चट्टानों के नीचे दबा होता है। ठीक है, जहाँ से अपरिष्कृत तेल कहा गया, और इसको कच्चा तेल फाइनली स्टूडेंट इसको बोला गया पेट्रोलियम यानी ईंधन। ठीक है, और इसमें मुख्यतः क्या उपस्थित होता है? C1 से लेकर के C40 तक, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यस। दूसरी भाषा में स्टूडेंट आप जान सकते हो कि पेट्रोलियम का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है पेट्रा, क्या होता है? ओलियम, दैट मीन्स लैटिन वर्ड। ठीक है,
और पेट्रा का मतलब होता है चट्टान, ओलियम मतलब तेल, यानी चट्टान प्लस तेल, आप समझ रहे हो। चट्टान तेल का तात्पर्य होता है चट्टानों के नीचे पाए जाने वाला एक तेल, एक अपरिष्कृत तेल, जिसे कहेंगे पेट्रोलियम, ठीक है। तो पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाए जाने वाला जो तेल होता है, जो कच्चा तेल होता है, जो अपरिष्कृत तेल होता है, उसी को हम कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। यस, तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। तो चलिए यहाँ तक फाइनली एक प्रॉपर्टी फाइनल हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। आइए बताते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। यस, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है, कुछ ऐसा। स्टूडेंट आपको बता दें, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये मिलता है देखने को रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत, ठीक है, ऑक्सीकरण। तो मुझे लगता है स्टूडेंट इसको आपको पढ़ लेना चाहिए, पहले चैप्टर में बताया गया है, जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, यानी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो चलिए आ गया, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को कर, यानी ऑक्सीजन को ले, ठीक है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, ह्रास होता है, उस अभिक्रिया बोलेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, यानी आप बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है, किसी अभिक्रिया के अंतर्गत जब ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास मतलब बाहर निकलता है, ठीक है, जरा समझें। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण की प्रावस्था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो कुछ ऐसा होगा जी, जैसे मान लीजिए Mg कोई है, प्लस क्या ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या बन गया, MgO बन गया, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लिए, मान लीजिए ले लिए HCl ले लिए, प्लस क्या लिए, O2 लिए, क्या बन जाएगा, H2O प्लस Cl2 गैस बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं कि हर जगह ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से कोई हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, कुछ ऐसा। तो स्टूडेंट जब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन ह्रास होगा तो उस पोजीशन में क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज़ और देखें, कुछ ऐसा मैं एक रिएक्शन लिख दूँ, कुछ ऐसा रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं जिंक प्लस क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कुछ ऐसा। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आप जानते ही हो कि आप हो जाएगा जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा इस रिएक्शन को देखा जाए तो इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि यहाँ पे जो जिंक होता है मुक्त अवस्था में, जिंक कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में उस पर होता है 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ +2 हो रहा है क्योंकि सल्फेट का -2 होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कॉपर का +2 होगा क्योंकि सल्फेट का -2 होगा। यहाँ पे कॉपर का क्या होगा, 0 होगा क्योंकि अब मुक्त अवस्था में जा रहा है। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे जिंक को लेंगे, जिंक के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से क्या हो गया, 2 हो गया, तो जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब जब स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा उस पोजीशन में क्या बोलेंगे, उस पोजीशन में बोलेंगे ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीकरण होगा। जब जब किसी भी पोजीशन में यानी केमिकल रिएक्शन कराते समय एक तत्व से दूसरे तत्व पे क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, तो आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ कॉपर को ले लिया जाए तो कॉपर को देखा जाए तो क्या हो रहा है, +2 से 0 हो गया। तो +2 से 0 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब घट गया। तो इस पोजीशन में क्या बोलेंगे, इस पोजीशन बोलेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन की तो बात हो नहीं रही है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में कम से कम 2 बातें अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन के माध्यम से आपने क्या सीखा, इस रिएक्शन के माध्यम से आपने सीखा कि अगर मान लीजिए एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया, इस पूरे रिएक्शन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 चीज होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, जिंक से जिंक सल्फेट, यहाँ पर कुछ ऐसा, कॉपर सल्फेट से कॉपर पे, यहाँ कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसा हमको किससे मतलब है, ऑक्सीडेशन से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चले स्टूडेंट एक और हम रिएक्शन की बात करेंगे, कुछ ऐसा। मान लीजिए आपके सामने इथेनॉल दिया है CH3, दैट मीन्स CH2OH दिया हुआ है, ठीक है। और हम क्या करा रहे हैं,
इसको दो पोजीशन में हम यहाँ पे ले रहे हैं, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम। यानी अगर हम लेते हैं क्षारीय माध्यम, कौन माध्यम लेते हैं? क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में क्या लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और इसके साथ साथ स्टूडेंट आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा हीट, थोड़ा सा उष्मा। तब ये क्या होगा? तब ये हो जाएगा, तब ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक पोजीशन दे देता है। तो यह पोजीशन एक और पोजीशन में हो सकता है, जो यह अवस्था बन रहा है, यानी एक बोल सकते हैं एक एथेनॉल से या एथिल अल्कोहल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एथिल अल्कोहल। एक एथिल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक का बनना, ये तब डिपेंड करेगा जब हम क्या करेंगे? क्षारीय माध्यम लेंगे, KMnO4 के साथ क्या लेंगे? हीट लेंगे, तो तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के अंतर्गत। ठीक है, या एक पोजीशन और दे सकते हैं कि जब यह माध्यम चेंज करेंगे, दैट मीन्स अगर हम माध्यम में ले लेते हैं, अम्लीय माध्यम, क्या लेंगे? अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में आपको लेना पड़ेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ठीक है, कुछ ऐसा पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं या पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं, तो दो पोजीशन में क्या होगा? एक एथाइल अल्कोहल से या एक एथेनॉल से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा इस पोजीशन में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट फिर से इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं पूरा, फटाफट एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस, ऑक्सीकरण, आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण का पूरा डिटेल आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पर अगर आ गया थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन क्या होता है? ह्रास होता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है? ह्रास होता है। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे आप देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़े हैं हर जगह, बहुत ईजी है। ठीक है, एक रिएक्शन कुछ ऐसा लें जिसमें दो रिएक्शन है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। यहाँ पहचान करना आप जानते ही हो बहुत पहले से। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण पोजीशन में, क्या होता है कि जब हम माध्यम लेते हैं अम्लीय या क्षारीय, दो माध्यम, कोनो माध्यम लेते हैं जिसमें कुछ ऐसा पोजीशन देता है, तो एक एथाइल अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक बन जाता है कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा और काफ़ी आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ऑक्सीकरण। तो चलिए इसके बाद हम अगले प्रॉपर्टी पर प्रवेश करते हैं, दैट मीन्स योगात्मक अभिक्रिया, और उसके बाद हम जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वह दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट उससे पहले आपको बता दें स्टूडेंट, अगर आप मेरे साथ बने हैं तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स यानी कि नोट्स बना रहे होंगे और कॉपी कलम लेके बैठे होंगे। आपको बता दें कि आप अगर चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो आपको हर एक बातें समझ में आएंगी और आपका जो नोट्स है वो अपने आप प्योर नोट्स बन जाएगा। यस, हर एक बात है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट फाइनली हम बात करेंगे दो और अभिक्रियाओं को, दो और रिएक्शन को लेकर के, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टी का तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यस, तो नोट करें, यहाँ तक नोट करें, आगे बढ़ें। यस, चलिए तो फाइनली स्टूडेंट हम आ गए तीसरे प्रॉपर्टी पे, दैट मीन्स योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है जरा समझें। उससे पहले आप इसको इम्पोर्टेंट दे दें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपको नोट कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, आइए आपको बताते हैं एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है कहीं न कहीं जोड़ से, यानी किसी अभिकारकों का किसी अणु के त्याग के बिना पूर्णतया योग होता है, उस पोजीशन बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। आइए समझते हैं, जब किसी अभिकारक का यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, दैट मीन्स आप जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है A+B है और उससे क्या बना है? C बना है, तो A और B को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, दैट मीन्स अभिकारक। ये तो आप जानते होंगे, ये तो आप समझते होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? अभिकारक, यानी किसी भी अभिकारकों का किसी छोटे अणु त्याग के बिना किसी छोटे अणु त्याग के बिना वहाँ पे क्या होता है? योग होता है। यानी कि आप जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें हम किसी अणु को जोड़ेंगे तो वहाँ से एक अणु हटता है, फिर क्या होता है? एक अणु जुड़ता है, ये तो नियम होता है। लेकिन जब बिना अणु के त्याग के बिना कोनो और अणु आकर के जुड़ता है,
उस पोजीशन को या उस अभिक्रिया को हम बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे स्टूडेंट आपको तभी समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। यस, मुझे पता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है। दैट मीन्स आप जानते हैं एथीन क्या होता है, एथीन, ठीक है। एथीन के पोजीशन में हमने ले लिया Br2, ठीक है। आप जानते हो Br2 मतलब होता है Br + Br, ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ से जो एथीन के पोजीशन में है, यहाँ से Br क्या करेगा, Br क्या करेगा, इसमें से टूटेगा नहीं, बल्कि Br आराम से क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। और एक Br क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है, कुछ ऐसा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या, ये जाएगा और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा CH2 के साथ Br जुड़ जाएगा, फिर से बॉन्ड का ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा, CH2 के साथ क्या मिलेगा, Br मिल जाएगा, इस प्रकार से। तो आपने क्या सीखा, ये जो Br जुटा है दोनों जगह, यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हैं, और यहाँ से CH2 है, CH2 है, मतलब कहीं भी अणु गायब नहीं हुए, अणु में परमाणु गायब नहीं हुए हैं, और वहाँ से फटाफट कोई और अणु, कोई और परमाणु आकर के उस रिएक्शन में जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इस प्रकार का अभिक्रिया बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और बातें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक बार और समझें, योगात्मक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत अभिकारक, आप जानते हैं A और B क्या है, अभिकारक है, दैट मीन्स C क्या है, प्रोडक्ट है। तो जब कोनो अभिकारक में प्रतिस्थापन न हो, मतलब एक बिना अभिकारक में किसी अणु के त्याग के बिना क्या होता है कि कोई भी अणु आके जुड़ जाता है। योग का मतलब है जुड़ने से, अगर कोनो अणु आके जुड़ेगा तो आप हम कहेंगे योग हो रहा है। दैट मीन्स किसी अभिकारक में कोई अणु आके जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे CH2 यानी एथीन लिए हैं, यहाँ पे Br2 क्या है, एक अलग सा अणु है, तो Br2 से Br निकल करके यहाँ जुड़ा, Br निकल के यहाँ जुड़ा, तो जो Br2 अणु है यह CH2 में जुड़ रहा है और उसमें अणु त्याग नहीं हो रहा है बल्कि आ करके जुड़ जा रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यस, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और बातें समझाते हैं आपको, कुछ और बातें होंगी आपसे, कुछ ऐसा, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ हम करते हैं एडिशन करते हैं, किसका एडिशन करेंगे, दैट मीन्स अगर हम एडिशन को कर लेते हैं, इसी में एडिशन करेंगे, किसका एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ H2, ठीक है, किसका एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ H2। तो क्या होगा जरा समझें, तो जब हम एथीन को लेंगे, दैट मीन्स CH2 के साथ डबल बॉन्ड CH2 को लेंगे और इसमें क्या कराएंगे, हम H2 को एडिशन कराएंगे, H2 को जोड़ेंगे, तो क्या होगा जरा देखें। तो H2 का मतलब होता है H + H से, आप जानते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ से एक H यहाँ जुड़ेगा इसमें और एक H यहाँ जुड़ेगा इसमें, कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली स्टूडेंट क्या बन जाएगा, यहाँ से फाइनली बन जाएगा व्हाट, CH2 यहाँ पे एक H, आप कह सकते हो CH3 एंड दैट मीन्स CH2 यहाँ पे एक H। तो फाइनली स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 यानी कि C यहाँ पर रहेगा, H यहाँ पे, H यहाँ पे और H यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा फिर से H और ये H, ठीक है। तो आप स्टूडेंट समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, एथीन था, क्या था, एथीन था, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट तो क्या बन गया, मेथ एथ, ठीक है, क्या बना, मेथ एथ। तो यहाँ पे एथीन है, यहाँ पे क्या है, एथेन है। तो फाइनल स्टूडेंट यहाँ क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक है। तो एथीन से एथेन बन गया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको बता दें तो ये कैसे हुआ, ये इतना इजी कैसे हुआ, ये तब हुआ जब यहाँ पे दिया गया कैटालिस्ट के रूप में निकिल को दिया गया और लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर जब हम निकिल को लिए तो इस पोजीशन में क्या हुआ, आसानी से यहाँ से एथीन से एथेन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चले स्टूडेंट कुछ और हम बातें करते हैं, ठीक है। अगर हम एडिशन करते हैं
किसी और चीज़ का, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हम एडिशन करेंगे HCl का, किसका करेंगे, HCl का। दैट मीन्स अगर HCl की बात करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, आप यहाँ समझ सकते हैं कि CH2 के साथ एंड CH2, जब हम HCl लाते हैं तो HCl आप जानते हैं, HCl से क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से इसका हो जाएगा ब्रेक और H स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ेगा और एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट यहाँ बन जाएगा CH2, दैट मीन्स एक H यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट CH2, यहाँ बन जाएगा Cl, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली स्टूडेंट जो इसका नाम होगा, जो इसका रूप होगा कुछ ऐसा होगा, इसका जो रूप होगा कुछ ऐसा होगा CH3, दैट मीन्स यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे स्टूडेंट बन जाएगा CH3 के साथ साथ CH2Cl, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट इसका जो नाम बनेगा, अगर देखा जाए तो मेथ एथ 2 कार्बन है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट क्लोरोमेथेन, नो क्लोरोएथेन, मेथेन क्लोरोएथेन, क्या बन जाएगा, क्लोरोएथेन ना। तो इसका नाम हम देंगे क्लोरोएथेन, ठीक है, क्या नाम देंगे, क्लोरोएथेन, 2 कार्बन को जस्ट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट यहाँ बन गया एथीन से क्लोरोएथेन, क्या बन गया, एथीन से क्लोरोएथेन। तो जब आप एक एथीन में Cl डालते हो तो यहाँ क्या बनता है, क्लोरोएथेन बनता है। तो चलो स्टूडेंट एक और हम बात करेंगे, एक और मजेदार बात करेंगे, वह क्या होगा जरा समझें, अगर हम एडिशन कराते हैं, एक और बात, अगर हम एडिशन कराते हैं वाटर का, किसका कराएंगे, वाटर का यानी कि H2O का, तो क्या होगा जरा समझें। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O, आप जानते हो H2O का मतलब, H2O का मतलब होता है HOH, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से एक H यहाँ पे जाएगा और यहाँ जो OH है स्टूडेंट यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ फाइनल स्टूडेंट बन जाएगा CH3 के साथ साथ CH2 और यहाँ पे OH, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अगर देखा जाए तो बन जाएगा स्टूडेंट C के साथ साथ क्या बन जाएगा, C के साथ साथ H और ये H, ठीक है, फिर यहाँ से CH और ये बन जाएगा OH, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट अगर आप इसका नाम लेना चाहें तो इसका नाम हो सकता है मेथ एथ, दैट मीन्स अगर हम बात करें मेथ एथ और यहाँ पे लगा है OH, आप जानते हैं OH का मतलब क्या होता है, ऑल से, किससे होता है, ऑल से। तो मेथ एथ, तो इसका स्टूडेंट फाइनल नाम देंगे एथेनॉल, क्या नाम देंगे, एथेनॉल, ठीक है, यस। तो एक एथीन से एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया इस प्रकार से। तो मुझे लगता है स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक बार और हम पूरा इसको रसमलाई बना देते हैं, यानी पूरा इसको एक झटके में लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पूरा इसको अगर हम मलाई बनाते हैं, पूरा मक्खन बनाते हैं तो कैसे होगा, यस, योगात्मक अभिक्रिया, योग का होना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। योग कैसे होता है, किसी भी अभिकारक में अणुओं का जुड़ना बिना किसी अणु के त्याग के बिना, ठीक है। तो यहाँ पे एथीन लिए हैं, एथीन में क्या किए हैं, अणु को जोड़े हैं, यहाँ कुछ ऐसा बन गया कुछ इस प्रकार से। आप देखिए एडिशन ऑफ H2, जब हम हाइड्रोजन गैस को जोड़े हैं तो यहाँ से आसानी से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस से H और H निकला है, आसानी से तो निकलता नहीं है, हाइड्रोजन का बॉन्ड इतना कमजोर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे आराम से H निकला है, आराम से यहाँ से निकला है, आराम से नहीं बल्कि यहाँ पे जब हम 200 डिग्री सेल्सियस पे निकिल के पोजीशन में दिए हैं तब जाके यहाँ से H निकला है और यहाँ से स्टूडेंट बना लिया है एथेन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। स्टूडेंट सेकंड पोजीशन में हम एडिशन किए हैं HCl का, किसके साथ, उसी पोजीशन में एथीन के साथ। तो जब एथीन के साथ HCl जोड़े हैं तो यहाँ बना है क्लोरोएथेन, ठीक है, क्या बना है, क्लोरोएथेन, कुछ इस प्रकार से। और एक और हम एडिशन किए हैं, दैट मीन्स
H2O का, ठीक है। दैट मीन्स किसका किया है, H2O का। तो H2O के पोजीशन में क्या हुआ है, यहाँ से H अलग जुड़ा है, OH अलग जुड़ा है, तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वह बना है एथेनॉल, ठीक है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। यस, क्योंकि इस पूरे टॉपिक का हमने अब तक कर दिया म से मलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट हम बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी विच इज लास्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का एक लास्ट प्रॉपर्टी, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा उसमें, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। चलिए फटाफट फटाफट हम उसकी शुरुआत करते हैं। यस, चलिए स्टूडेंट फाइनली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, यस, विच इज 4 नंबर का प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, आप नोट कर ले, इंपॉर्टेंट, पक्का एग्जाम में आएगा, ठीक है, कई बार पूछ भी चुका है। दैट मीन्स अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, जो चौथी प्रॉपर्टी है, प्रतिस्थापन। क्या होता है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे कहेंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कुछ ऐसा। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, जरा इसको समझें। प्रतिस्थापन, जैसा कि आप शब्द देख रहे हैं, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक ऐसी अभिक्रिया सिंपल। तो चलिए स्टूडेंट अब समझते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु या अणु का किसी अन्य परमाणु या अणु द्वारा या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, एक बार और, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत किसी परमाणु या अणु का किसी अभिकारक का किसी परमाणु या अणु का किसी अन्य परमाणु या अणु द्वारा या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना या प्रतिस्थापन होना प्रतिस्थापी अभिक्रिया कहलाती है, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, कुछ इस प्रकार से। यस, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका परिभाषा नोट कर सकते हैं, मैं आपको परिभाषा बोल दूं। यस, तो फटाफट नोट करें, लिखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अणु या परमाणु का किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अणु या परमाणु का या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु अणु या परमाणु समूह द्वारा किसी अन्य परमाणु अणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापन होना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे क्लोरीनीकरण, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लोरीनीकरण, क्या लिखेंगे, क्लोरीनीकरण, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, क्लोरीनीकरण। आप पढ़े होंगे क्लोरीनीकरण के बारे में। क्लोरीनीकरण क्या होता है जरा समझें, इसका ये पूरा डिटेल लेते हैं, ठीक है। क्लोरीनीकरण को एक तरह से बोल सकते हैं हैलोजिनेशन, क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजनीकरण, क्या बोलेंगे, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण इसका हिंदी होगा, ठीक है, हैलोजनीकरण। तो आइए स्टूडेंट आपको बताते हैं कि क्लोरीनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है। बात ये कही है, बस समझने की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको बता दें कि यह जब भी प्रोसेस होगा क्लोरीनीकरण का, ये होगा
सनलाइट के पोजीशन में, ठीक है। अब अगर आप बताते हैं तो सनलाइट का कई फॉर्म हो सकता है, कई स्टेप हो सकता है। स्टेप का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। यानी अगर हम किसी पदार्थ को लेते हैं दैट मीन्स CH4 ले लिए, ठीक है, और इसका हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीनीकरण करा रहे हैं, तो आपको बता दें यहाँ क्या करना पड़ेगा, Cl2 देना पड़ेगा, धक 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 धक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें तीन तीन पोजीशन आ सकता है, क्या क्या। सबसे पहली बात, जो हम सनलाइट ले रहे हैं वह क्या होगा, डार्क हो सकता है, बहुत ही धुंधला हो सकता है, डार्क सनलाइट हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट सनलाइट हो सकता है, डायरेक्ट सनलाइट हो सकता है, ठीक है। एक और हो सकता है, दैट मीन्स क्या हो सकता है, डिफ्यूज सनलाइट होता है, डिफ्यूज सनलाइट होता है। डिफ्यूज सनलाइट होता है, जरा समझे इसका मतलब क्या है। तो जब डार्क सनलाइट होगा तो क्या होगा, कोनो रिएक्शन नहीं होगा, नॉट एनी रिएक्शन, नॉट एनी रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जब डार्क सनलाइट होगा तो कोई रिएक्शन अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरी बात, जब डायरेक्ट सनलाइट लेंगे तो क्या होगा, आपको बता दें, जब प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा उस अभिक्रिया पे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कार्बन मिलेगा, यानी काला काला हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पर मिल जाएगा HCl, दैट मीन्स ये हो जाएगा धुआं के रूप में, कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये स्टूडेंट ये क्लियर नहीं है, और यहाँ से क्लोरीनीकरण संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ जरा समझें। तो फाइनल स्टूडेंट आप लेना पड़ेगा डिफ्यूज लाइट, क्या लेना पड़ेगा, डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज का मतलब होता है कि उसको मोटे से शीशे से पास कराना पड़ेगा, दैट मीन्स शीशा क्यों, ताकि प्रकाश प्रवेश कर जाए। तो डिफ्यूज करेंगे मतलब शीशा जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सनलाइट का डिफ्यूज हो जाएगा, और जब डिफ्यूज होगा तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl, कुछ ऐसा, और Cl बाहर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो प्यारा 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 ही बन जाएगा एक प्रोडक्ट, यानी हो जाएगा क्लोरीनीकरण, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आज स्टूडेंट यहाँ पे पूरा आपको क्लियर कराते हैं कि कैसे होता है क्लोरीनीकरण और कहाँ तक जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो समझें, जरा बातों को समझें। यस, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, CH4 लिया, क्या लिया था, CH4, और क्या लिया था, Cl2। क्या बन गया स्टूडेंट, इसको जरा समझें, क्या बनेगा, CH3, Cl प्लस क्या बनेगा, Cl। यानी होता क्या है, जरा समझें। इसमें होता ये है कि यहाँ से Cl2 जुड़ता है, किसके पोजीशन में, सनलाइट के पोजीशन में। HCl बाहर जाता है, कुछ इस तरीके से क्या होता है, Cl2 जुड़ता है, Cl क्या होता है, बाहर जाता है, ठीक है। Cl2 जुड़ता है HNO पोजीशन में, Cl क्या होता है, बाहर जाता है। अब अगर इसको समझेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि C ऐसे था, H H H, और ये क्या हो जाएगा, H, कुछ ऐसे, प्लस क्या मिला, Cl, और यहाँ से एक और Cl, ठीक है। तो स्टूडेंट फाइनली इसमें हुआ क्या है कि एक Cl और H बना लिया HCl, ठीक है, और यहाँ से एक Cl इस पे कर दिया अटैक, ठीक है। तो बन गया यहाँ पे क्या, जो आप समझे हो, CH3Cl प्लस HCl। इसकी बात हम नहीं करेंगे इसकी। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन बोलेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा स्टेप, ये रहा पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ है कि आराम से Cl निकला है और HCl बाहर गया और एक Cl जुड़ा। तो फाइनल स्टूडेंट Cl2 जुड़ रहा है जहाँ से Cl बाहर हो रहा है, कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, अब स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। हमको क्लोरीनीकरण कराना है तो मतलब कुछ और करना पड़ेगा, और Cl2 देना पड़ेगा। यस, तो लगातार अगर देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ क्या होगा, यहाँ फिर से हम जो प्राप्त हुआ है, यानी कि क्या प्राप्त हुआ है, CH3 किसके साथ, Cl के साथ।
तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे फिर से अगर हम Cl2 डालें तो क्या होगा, फिर से क्या होगा जरा समझें। फिर से यहाँ से Cl2 से Cl इसमें आएगा, तो जब इसमें Cl आएगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, H क्या करेगा Cl से, अच्छा Cl बाहर हो जाएगा, इधर हो जाएगा Cl बाहर हो जाएगा, यहाँ से Cl इसमें जुड़ेगा तो Cl एक था Cl में जुड़ गया तो क्या होगा Cl2 हो गया। तो यहाँ से एक H हटा तो क्या मिला CH2, फिर यहाँ पे क्या मिला Cl2, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको बता दें ऐसा बना, यस। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, अगर इसका नाम देना चाहे तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये भी क्या है मेथेन ही है, ठीक है। लेकिन Cl2 है तो कितना Cl2 है, Cl2 मतलब 2 क्लोरीन है, तो इसे बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे डाई, तो बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे डाई क्लोरो मेथेन, ठीक है। आपको बता चुका है इसके पहले वीडियो लेक्चर में, सबका नामकरण संस्कार बताया ना कैसे होता है, यस। तो चलिए कुछ और आगे हम बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ेंगे और क्लोरीन देंगे, और क्लोरीन गैस, जितना ही क्लोरीन गैस देंगे उतना ही क्या होगा, कुछ प्योरिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, अब जो मिला स्टूडेंट क्या मिला CH2 Cl2, फिर से क्या करेंगे, फिर से Cl2 ढकेलेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, फिर से यहाँ से निकलेगा कुछ। अब यहाँ से Cl से एक Cl यहाँ निकलेगा तो एक Cl क्या करेगा, इसमें जुड़ेगा तो Cl3 बनाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ बन जाएगा CH, क्योंकि एक H बाहर जाएगा इसके साथ, एक H चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा HCl मिलेगा, यहाँ मिलेगा CH Cl3 प्लस क्या मिलेगा Cl मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मिल गया एक और प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर अगर इसके नाम का संस्कार बात करें तो क्या हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन, ठीक है, ट्राईक्लोरोमेथेन। अब जो ट्राईक्लोरोमेथेन होता है, ट्राईक्लोरोमेथेन जो होता है 3 क्लोरीन से तात्पर्य होता है, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम Cl2 को ओवर दें तो क्या होगा, यानी डायरेक्ट हमको फाइनल क्या करना है, H बाहर ही कर देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम फिर से इसको उठाएंगे तो क्या होगा CHCl3 प्लस क्या देंगे Cl2, फिर से देंगे तो क्या होगा, जब फिर से देंगे तो फिर से यहाँ से Cl से क्या होगा, Cl से अलग होगा Cl, यहाँ से Cl जुड़ेगा, यहाँ से H बाहर जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, C के साथ Cl4 हो जाएगा, क्योंकि Cl3 था पहले से, यहाँ पे Cl बाहर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको बता दें फाइनली क्लोरीनीकरण की प्रोसेस खत्म होती है, क्योंकि यहाँ पे H खत्म हो गया और यहाँ से क्या मिल गया 4 है तो टेट्रा, C है तो कार्बन, मतलब क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यस। तो ये रहा फाइनली स्टूडेंट क्लोरीनीकरण की प्रोसेस, ठीक है। एक बार और समझे, पूरा मो से क्या कर देंगे मोलाई, कुछ ऐसे। प्रतिस्थापन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यस। क्लोरीनीकरण इसका एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एक का किसी एक के द्वारा प्रतिस्थापित होना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, सिंपल सी बात होगा। तो इसमें क्लोरीनीकरण एक प्यारा सा एग्जाम्पल है जिसे आप जान सकते हो हाइलोजिनेशन के नाम से, हाइलोजनीकरण के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हाइलोजनीकरण कराना है यानी क्लोरीनीकरण कराना है तो क्लोरीन तो देना ही पड़ेगा। तो जब हम क्लोरीन देंगे, मेथेन को जलाएंगे क्लोरीन की उपस्थिति में, तो आपको थोड़ा सनलाइट लेना पड़ेगा। अब जो सनलाइट का पोजीशन वो 3 तरह से हो सकता है। अगर आप डार्क लेते हो, धुंधला लेते हो, तो धुंधला पोजीशन में कोनो रिएक्शन संभव नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सनलाइट को डायरेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे तुरंत कार्बन जो होगा वो काला काला पड़ जाएगा, यानी रिएक्शन में कुछ काले काले नजर आएंगे और कुछ धुआं उठने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन भी संभव नहीं है। और जब हम डिफ्यूज कर देते हैं तीसरे पोजीशन में, तो वहाँ पे जो क्लोरीनीकरण की प्रोसेस होती है वहाँ पे शुरू होता है और कुछ प्रोडक्ट मिलता है जिसे क्लोरो का फार्म देंगे, क्लोरोफार्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे क्लोरोफार्म, इसको बोलते हैं क्लोरो का फार्म, ठीक है। नशीली दवाएं वगैरह कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, कुछ इस प्रकार से पहला स्टेप में क्या किया है, CH4 लिया है, Cl2 लिया है, यहाँ से क्या बना है क्लोरो का फॉर्म बना है, कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हो कि यहाँ से Cl, एक Cl से जुड़ा है, Cl बना दिया, और यह Cl स्टेटे करके क्या बनाया CH3Cl, क्लोरोफार्म या क्लोरोमेथेन, ठीक है, जिसे नशीली दवा कहते हैं। तो इसी प्रकार से क्लोरीनीकरण कराना है तो बार बार हमको क्या देना पड़ेगा Cl2, यानी प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट में हम बार बार Cl2 देंगे तो बार बार कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें बनेगा, यानी हाइड्रोजन कम होता जाएगा हमेशा, ये चीज़ याद रखेंगे।
फिर से क्या किया, क्लोरीन दिया तीसरा स्टेप में, फिर से क्या किया, क्लोरीन दिया चौथा स्टेप समाप्त हुआ। यानी फाइनल स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल हट गया और प्रोडक्ट में मिला टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। नो, तो इस प्रकार स्टूडेंट मुझे लगता है कि इसका पूरा हमने कर दिया मौ से मलाई। और आपको बता दें स्टूडेंट, यहाँ तक हमको आज लेक्चर में बताना था, यानी कि आज हम पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए कार्बन कंपाउंड का। यस, आने वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं जस्ट कि कुछ इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिकों का बनना। ठीक है, यस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बनिक यौगिक, यानी कुछ इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक लेंगे जिसमें सबसे पहले आएगा एथेनॉल यानी एथाइल अल्कोहल। ठीक है, एंड सेकेंड आएगा स्टूडेंट, सेकेंड आएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है, हर एक बात आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे, क्लियर करेंगे, तो आपको पूरी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। यस, वीडियो को लगातार देखें, 2 से 3 बार देखें, हर एक बातें आपको समझ में आएंगी। यस, तो मुझे लगता है स्टूडेंट मुझे अब जाना चाहिए और लेते हैं आपसे ब्रेक। और बने रहिए वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, ताकि आपको हर एक बातें और हर एक मैटर को मैं ला सकूं इसी तरह से, इसी अंदाज में आपके बीच में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। यस, धन्यवाद।